नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा उर्वार, पटना बिहार से। सभी भाइयों से आग्रह है कि आप लोग जुड़िए चाणक्य विकास मोर्चा के पेज पर भी, और जो लोग एडिटर ब्रजेश मिश्रा के पेज पर हैं उनसे भी आग्रह है कि कृपया जुड़िए और अपने लोगों को लिंक भी भेजिए, क्योंकि यह दौर डिजिटल दुनिया का दौर है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, आप जिस पार्टी को सबसे अधिक महत्व देते हैं उस पार्टी का नारा है डिजिटल युग का। और कल अमित शाह जी ने डिजिटल रैली का शुभारंभ भी कर दिया है, इसलिए आप यह भी आरोप नहीं लगा सकते ब्रजेश मिश्रा उर्वार पर कि यह बात ब्रजेश मिश्रा उर्वार एक जुगाड़ तकनीकी के तहत कह रहे हैं, बल्कि आज के आधुनिक युग में डिजिटल दुनिया का क्या महत्व है इसी से लेना देना है। और डिजिटल रैलियां शुरू हो गई हैं और अब तो शंखनाद हो चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, राजनीति के जनक है, राजनीति के ऐसे पुरोधा है कि बगैर आचार्य चाणक्य का नाम लिए बगैर, चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का नेता हो, वो राजनीति का एक डेग नहीं चल सकता है। भगवान की तरह राजनेता आचार्य विष्णुगुप्त को पूजते हैं। भले ही कुर्सी जब देने की बारी हो तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के वंशजों को ठेंगा दिखा दिया जाता है। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, आपको लगता होगा तो हो सकता है। आप लोग निश्चित तौर पे जुड़िए, जो लोग लिंक भेज सकते हैं वो लिंक भी भेजिए, ताकि आज का जो विषय है राजनीति, जैसा कि हमने अभी एक पोस्ट भी किया है, आपको जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। हमने लिखा है सुरसा की बहन सुरसी जो कलयुग में बन गई है कुर्सी। अब सवाल होगा कि सुरसा कौन है, उसकी बहन सुरसी कौन है, और कुर्सी कौन है, या कुर्सी क्या चीज होता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मुझे जब से होश आया है तब से मैंने एक कुर्सी कब्जा कर रखा है। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें आज का विषय। हम बार बार इस मुद्दे को नहीं बोलते कि आप शेयर करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको अच्छा लगेगा तभी आप शेयर करेंगे। लेकिन आज आपके हक और हकूक की बात है, आपके अधिकार के बात को लेकर आज हम विषय पर आए हैं। और बगैर राजनीति के आप एक डेग एक पग भी नहीं चल सकते। कोरोना का संक्रमण, और धीरे धीरे जैसे जैसे अब दिन ढलेगा, जैसे दिन ढलेगा, कोरोना का संक्रमण से ज्यादा प्रभावकारी बिहार विधानसभा चुनाव की नीतियां और राजनीतियां और रणनीतियां बनती चली जाएंगी। और राजनीति जब बिहार की हम लोग करें, और बात जब बिहार विधानसभा चुनाव की होने लगे, तो कई तरह का प्रश्न और कई तरह की संभावनाएं आपको दिखती है। कल हमारे बड़े भाई पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री सुनील दुबे जी लाइव पर आए थे। उन्होंने कम ही समय लिया था और मात्र जितना मिनट भी उन्होंने बोला वह यही कहा, संघे शक्ति कलियुगे। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है कि बात को फोकस किया। और राजनीति में तो बिल्कुल यह कटु सत्य है कि बगैर संघ के आप चल ही नहीं सकते। अब संघ कहने का मतलब आरएसएस का मतलब सिर्फ नहीं है भैया। संघ कहने का मतलब संगठन से है, और वो कोई भी संगठन हो सकता है। लालू का भी हो सकता है, नीतीश का भी हो सकता है, मांझी का भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, अप्पू पप्पू, चाहे जितने भी लोग हैं उन सबका हो सकता है। आप, हम, जाप, जितने भी पार्टियां हैं इस देश में, इस प्रदेश में, और चाहे वो अभी नया राजसभा बना है उसका भी हो सकता है। लेकिन बगैर संघ के आप एक पग की यात्रा तय नहीं कर सकते। चाहे वो घर का राजनीति का बात हो, पंचायत के राजनीति का बात हो, विधानसभा की राजनीति का बात हो, विधान परिषद की राजनीति की बात हो, या फिर संसदीय क्षेत्र की राजनीति की बात हो।
जैसे ही हम लाइव पर आते हैं, कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि ब्रजेश मिश्रा जातिवाद करते हैं। अरे भैया, हम जाति के ब्राह्मण हैं, तो लाइव पे आने से हमारा जात थोड़ी बदल जाएगा। और हम हैं ब्राह्मण, आपको लगता है कि हम जातिवादी हैं, तो आपको लगता है कि ब्रजेश मिश्रा का ब्राह्मणवाद और जातिवाद आपके मित्रता में कहीं रोड़ा बनता है, तो आप हमारे मित्र सूची से बाहर हो सकते हैं, मुझे कोई परहेज नहीं। आप जब बात करते हैं, आप यादव हैं तो यादव की बात करते हैं, आप राजपूत हैं तो राजपूत की बात करते हैं, आप वैश्य हैं तो वैश्य की बात करते हैं, आप दलित हैं तो दलित की बात करते हैं, तो हम लोग कहाँ आपके किसी भी पोस्ट पर कोई भी गलत टिप्पणी करते हैं या कोई बात लिखते हैं, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक मित्र ही क्यों ना हो, मैं उन पर चर्चा नहीं करता, उस पर ध्यान आकृष्ट नहीं करता। अगर मुझे अच्छा लगता है उनकी बात या उनका विचार, तो निश्चित तौर पे उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरीके से हम ब्राह्मण हैं, ये बार बार बोलते आए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते आए हैं कि हम ब्राह्मण कुल में ही अगली बार भी जन्म ले, ऐसा भगवान हमारे ऊपर कृपा जरूर बनाए रखें कि हम भगवान परशुराम के और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के वंशज के रूप में हमेशा जाने जाते रहें। मुझे कोई ना आरक्षण का लाभ चाहिए ना किसी तरह का लाभ चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे युवा पीढ़ी ने जो विप्र बंधु हैं, आज बिल्कुल कंप्लीट ब्राह्मण की बात करने आए, सिर्फ ब्राह्मण की बात करें। जिनको जुड़ना है वो जुड़े, नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं, क्योंकि दबाव बनाकर किसी को नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारे कार्यक्रम में, हमारे उद्देश्यों में, हमारे प्रयासों में अगर कहीं दूरदर्शिता आपको दिखाई देगी, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों आप जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि चाणक्य विकास मोर्चा चाणक्य के बताई गई नीति पर काम करता है। मुझे लगता है बहुत से भाई लोग जुड़ भी गए होंगे, लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। इसीलिए हमने कई जगहों पे, कई सभाओं में कहा है कि खौलता है जल वही, खौलता है जल वही जिसमें आग की बुनियाद होती है, और ब्राह्मण जिंदा है वही जिसकी हर भुजा फौलाद होती है। अब भुजा फौलाद होने का मतलब किसी अन्य लोगों का छाती तोड़ने से नहीं, फौलाद कहने का मतलब है अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने क्षेत्र, अपने कुल सबकी रक्षा करना ही फौलाद का काम है। अरे जो व्यक्ति अपने परिवार का, अपने समाज का, यानी कि अपने जाति का, अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता है, वह किसी अन्य के बारे में अगर कोई बड़ी बड़ी बात कह रहा है तो समझ लीजिए कि झूठ बोल रहा है। और हम जैसा कि आप सब जानते हैं, आप माने या ना माने, मैंने हमेशा कोशिश किया है केवल सच ही बोले, और शायद केवल सच बोलने की वजह से हमको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज जो राजनीति का मुद्दा है वो विशेषकर मगध क्षेत्र का है, उस मगध क्षेत्र का जिसकी कृति आज चंद वर्षों में नहीं बनी है, बल्कि हम उस मगध की बात कर रहे हैं जिस मगध का शासन 1400 वर्ष के आसपास रहा है, ऐसा कहा जाता है। मेरा तो उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, हमने भी किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है। और मगध के शासन प्रणाली की चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश दुनिया में भी होती है। और मगध का शासन का राजनीति करने वाला, जो राजनीति का पुरोधा या राजनीति का जो जनक के रूप में विराजमान आज भी है, भले वो आज हम लोग के बीच जीवंत नहीं है, पर उनकी नीति, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति, उनका समाजशास्त्र, उनका भूगोल शास्त्र और उनका अर्थशास्त्र आज भी पूरे दुनिया में डंके की तरह बजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की, उसी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की जो जाति से ब्राह्मण थे। और मगध की परिकल्पना क्या होती है यह उन्होंने बताया। एक दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का सोच रखने वाला जो धनानंद थे, जो ऐश आराम, जो आज जो सत्ता का व्यवस्था, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कोई भी हो, अगर सत्ता में बैठे हुए
अगर अय्यासी और लोगों के साथ पक्षपात और घृणित काम करने वाले अगर मेरे बाप भी होते तो मैं उतना ही विरोध करता। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हम अंधभक्ति में शामिल हैं, हम अंधभक्ति में शामिल हैं। और शायद एक जमाने में जब आचार्य चाणक्य और धनानंद के बीच वाद विवाद हो रहा था, वाक पटुता की बात हो रही थी, उस समय में आचार्य चाणक्य के समक्ष एक और भी गुरु थे जिनका नाम था अमात्य। और अमात्य मैंने इसलिए दोनों का नाम लिया और बताना चाहता हूं पहले, क्योंकि हम ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में बटने का सबसे बड़ा कारण ही आज हमें भारतीय राजनीति से, सत्ता से बाहर कर दिया जा रहा है, यानी कुर्सी छीन लिया जा रहा है। कुर्सी दिया भी नहीं जाता है, छीनना तो दूर की बात है, आपको कुर्सी पर बैठने लायक लोग समझते भी नहीं। धनानंद जब जिस समय लोग उधर से बोले ना, आवाज आ रहा है क्या? ये लोग बोलते हैं एक कौन बात कर रहा है जी, इतना बात बोलते हैं, बाद में बेशरम की तरह आप लोग करते हैं। आपको क्षमा चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि लाइव के समय में कुछ लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे, जिस वजह से मुझे ये बोलना पड़ गया। हम बात कर रहे थे अमात्य राक्षस और चाणक्य की। अमात्य राक्षस धनानंद के पक्ष में अंधभक्ति में, मैं अंधभक्ति इसलिए बताना चाहता हूं कि अंधभक्ति में मशगूल होने की वजह से अमात्य राक्षस धनानंद के पक्ष में चाणक्य का ही उपहास उड़ा रहे थे। जैसा कि हम ब्राह्मण आज उड़ाते हैं कि हम साकलदीपी हैं, हम कानकुब्ज हैं, हम श्रोत्री हैं, हम सब्जोपारीन हैं, हम गिरी हैं, हम गोस्वामी हैं, हम बंगाली ब्राह्मण हैं, हम पंजाबी ब्राह्मण हैं, हम पंडा हैं, हम मारवाड़ी ब्राह्मण हैं, हम बढ़ जाते हैं। यही वह दौर था जिस समय में धनानंद के समय में अमात्य राक्षस और चाणक्य के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। और लेकिन एक बात कहा गया है कि हमेशा जीत सत्य की होती है। और आपने देखा कि धनानंद का शासन प्रणाली ध्वस्त हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसका संकल्प आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बहुत मजबूती से लिया था कि हमें एक ऐसा शासन व्यवस्था दुरुस्त करना है, एक ऐसा शासन प्रणाली को स्थापित करना है जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चले। और यही हुआ, अंततोगत्वा यही हुआ। धनानंद का शासन का अंत हुआ और आचार्य चाणक्य की रणनीति और राजनीति की जीत हुई। और उस जीत का डंका आज भी बजता है। और आज तो हर जाति अपने आप को चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि से नवाजती है। पर सच तो यही है भैया, चाहे आप अन्य जाति के लोग भी जुड़े हुए कोई भी हो, आप ये अच्छा से जानते हैं कि चाणक्य जब कभी भी होगा तो वो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के वंशज यानी कि ब्राह्मण ही होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य कोई हो सकता है, चाहे आज नीतीश कुमार है, कल लालू यादव थे, कभी जीताराम मांझी थे, कभी भोला पासवान शास्त्री जी थे, कभी कर्पूरी ठाकुर जी थे, तरह तरह के लोग रहे। क्योंकि हम अपने 5 ब्राह्मण जो मुख्यमंत्री रहे, एक हमारे भूमियार ब्राह्मण जो मुख्यमंत्री रहे, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चाणक्य की भूमिका और चाणक्य का जो माइलेज है वो सब लोग लेना चाहते हैं। पर वही चाणक्य के वंशजों को जब कुर्सी देने की बात आती है तो फिर जात पात, क्षेत्र वंशवाद, परिवारवाद, अपराधवाद, नक्सलवाद, तरह तरह की बातें होने लगती है। और यह जुगाड़ लगाया जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र से या कौन सा एमएलसी हमारे लिए सुटेबल होगा। मतलब राज्य के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, उनके पार्टी के लिए वह नेता कारगर होगा कि नहीं, इस पर बात होने लगती है। अगर आपको कहीं विरोधाभास लगता हो हमारी बातों में तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे कुछ बोलने में, सच बोलने में मुझे कोई परवाह नहीं। कौन सा रिश्ता बनेगा, कौन सा टूटेगा, इसका भी कोई परवाह नहीं। क्योंकि हम जिस काम के लेकर आगे बढ़े हैं उसको मंजिल को पाने का प्रयास निश्चित तौर पे हम ईमानदार कोशिश की तरह कर रहे हैं और उम्मीद भी यही अपने समाज से करते हैं। मगध क्षेत्र, बिहार विधानसभा चुनाव डुगडुगी बच चुका है, उम्मीदवारों का बायोडाटा आने लगा है।
पार्टियां सोचने लगी है। अब बात चल रहा है गठबंधन पर, किसका किससे गठबंधन होगा। कल अमित शाह जी आए, डिजिटल रैली किए, उन्होंने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए यहां चुनाव लड़ेगा, यानी कि भाजपा, जदयू और लोजपा के बात उन्होंने कही। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान जी और बात कहते हैं, और अंदर अंदर अभी क्या होगा इस बात को नहीं कहा जा सकता, और कहीं बाद में यह ना कह दिया जाए कि जुमला था, क्योंकि राजनीति है, यहां सब कुछ संभव है। आज हमारा जो मुख्य विषय है वह है एक व्यक्ति के बारे में, वह उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने एक पार्टी को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने उम्र का उस पड़ाव को भी छोड़ दिया, वो सारी सुख सुविधाओं का ध्यान भी नहीं रखा जो युवा काल में एक व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोध गया के डॉक्टर राधा कृष्ण उर्फ भोला जी की, यानी भोला मिश्रा की। आप जानते होंगे, आप अगर मगध क्षेत्र के हैं तो मगध के ही नहीं बल्कि पूरा भारत के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित तौर पे भोला मिश्रा जी का भोलापन को नजदीक से देखा होगा उन्होंने। और उनके भोलेपन का यह नतीजा है कि कुछ जाहिल लोग जो हमारे ही समाज के हैं वह ये कहते हैं कि भोला जी मुखिया कभी चुनाव नहीं जीत सकते। जो लोग ऐसा बोलते हैं वह लोग लगता है कि राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो गए। अरे हमारा भोला मिश्रा कितने को एमपी बनाया, कितने को एमएलए बनाया और कितने को एमएलसी बनाया, या उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जो एमपी है, एमएलए और एमएलसी है। आप भोला मिश्रा के योगदान को आप यूं ही हवा में नहीं उड़ा सकते। और अगर ऐसा लगता है तो फिर वही अमात्य राक्षस और आचार्य चाणक्य के बीच का द्वंद्व युद्ध का मामला है। बहुत से लोग थे, पहली बार एमपी बने और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, और कई बार लाल कृष्ण आडवाणी जी एमपी बने, मुरली मनोहर जोशी जी भी बने, कई लोग बने, प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसलिए यह बात कहना कि भोला मिश्रा जी एमएलसी नहीं बन सकते हैं, यह बात कहीं से भी उचित नहीं लगता है। बल्कि अगर मगध का ब्राह्मण, अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ मगध की बात कर रहा हूं। एक कोशिश है कि जो जन प्रतिनिधित्व हमारा मगध क्षेत्र में, चूंकि ब्राह्मण का क्या वर्चस्व है, चाहे वो नवादा हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो या अरवल, यह 5 जिला जहां 4 संसदीय क्षेत्र हैं, एक भी ब्राह्मण नहीं, एक पंडित को जगह नहीं मिला है, और पंडित को जगह मिले या न मिले उसको पंडितवा जरूर कहा जा रहा है। आज के तारीख में कितना सम्मान मिलता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 संसदीय क्षेत्र में से एक संसदीय क्षेत्र तो सुरक्षित ही है, मगध क्षेत्र का, बच गया 3। आप सोचते रहिए, कल्पना करते रहिए कि आज से पहले यानी 2019 के पहले किस संसदीय क्षेत्र में आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति सदन में, लोकसभा के सदन में पहुंचा। आज मगध क्षेत्र में, अरवल में 2, जहानाबाद में 3, गया में 10, औरंगाबाद में 6 और नवादा में 5, कुल मिलाकर 26 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी ब्राह्मण नहीं। क्या मतलब है भैया? ये राजनीति का क्या मतलब है? क्या आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का मगध में ही चाणक्य के वंशजों को ठेंगा दिखाया जाता रहेगा और आप जय जय परशुराम, जय जय चाणक्य का नारा लगाते रहेंगे? परशुराम नहीं बन सकते आप, ना ही चाणक्य जैसी नीति है आपके पास, इसीलिए आपकी रणनीति पर कुठाराघात हो रहा है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य विकास मोर्चा, ये ब्रजेश किशोर अग्रवाल अपने समाज के लिए निश्चित तौर पे अपना जो योगदान है वो देकर रहेगा। मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम चाणक्य के वंशज हैं और चाणक्य के वंशजों का समाज में क्या योगदान है, इस विषय पे हम आपको ध्यान आकृष्ट। भोला मिश्रा जी
की चर्चा आज हमारे एक प्रतिनिधि, कल हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को, माननीय संगठन मंत्री बिहार नागेंद्र त्रिपाठी जी को ईमेल भी किया है और पत्र भी जमा किया है। बिहार में बाई हैंड पत्र जमा किया है और प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डाक से भी भेजा है। और हम उनके जो नंबर है उस पर फैक्स भी करेंगे, उस पर व्हाट्सएप भी करेंगे और चर्चा करते रहेंगे कि बड़े भाई, अपने समाज के अग्रज, हमारे समाज में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राधाकृष्ण उर्फ भोला मिश्रा जी को विधान परिषद में सदस्य के रूप में मनोनीत करने के लिए आग्रह करते रहे। और ऐसा नहीं है कि यह आग्रह अकेले ब्रजेश मिश्रा का है, बल्कि हमारे भाई रामाशंकर दुबे जी, हमारे गया के बहुत सारे ब्राह्मण, हम किसी का नाम लेंगे तो किसी व्यक्ति का नाम छूट भी सकता है, इसलिए हम संपूर्ण समाज के, अभी हमारे एक हिंदू दल के एक भाई हमारे से बात हो रही थी, उनका भी विचार था। सैकड़ों संगठन चलाने वाले जो ब्राह्मण भाई हैं, उनसे सब लोगों से हमने बात की है और हम ये कोशिश करेंगे कि देश के तमाम ब्राह्मण संगठन, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भोला मिश्रा जी को उनके भोलेपन के कारण आज तक ना ही कभी एमपी का टिकट दिया गया, ना ही कभी एमएलए का टिकट दिया गया, ना ही उनको एमएलसी के रूप में सदन भेजा गया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जातिगत दृष्टिकोण से वो सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन भोला मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण प्रमुखता से बोलता नहीं, वो बोल नहीं पा रहा है कि हम पार्टी में रहकर कैसे आवाज लगाए। इसका मतलब यह नहीं कि उसको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है या वो सदन में नहीं जाना चाहता। अरे हमारे हिस्से का हिस्सेदारी चाहिए। ये 26 विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा, क्योंकि ये पांचों का पांचों जिला यानी कि 26 विधानसभा क्षेत्र, 4 संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण बहुल है। जिस तरीके से मधुबनी, दरभंगा, जिस तरीके से हमारा पूर्णिया, भागलपुर, जिस तरीके से हमारा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और जिस तरीके से शाहाबाद क्षेत्र में हमारा ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन हमारे मगध के क्षेत्र में ब्राह्मणों को ठेंगा दिखाने के अलावा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, लोजपा हो, रालोसपा हो, जाप हो, हम हो, आप हो और भी कोई पार्टी हो, सब के सब सिर्फ वोट लेते हैं, वोट का मशीन समझते हैं ब्राह्मणों को। और जब बात राजनीतिक हिस्सेदारी की कीजिए तो यह कह दिया जाता है, राजद वाले यह कह देंगे कि ब्राह्मण तो हमारे साथ है ही नहीं। तो यह मनोज झा कौन है? यह मृत्युंजय तिवारी कौन है? यह चितरंजन गगन कौन है? यह शिवानंद तिवारी कौन है? यह मुन्ना तिवारी कौन है? राहुल तिवारी कौन है? बलराम मिश्रा कौन है? जदयू से जब बात करिएगा तो जदयू वाले माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण का मतलब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के ये कोटे में आते हैं। अच्छी बात है, अगर राजद स्वीकारता नहीं, जदयू अपने कोटे में ब्राह्मण को समझता नहीं और भारतीय जनता पार्टी यह सोचकर कि ब्राह्मण अब जाए तो जाए कहां, क्योंकि वो कांग्रेस से दूरी बनाकर वह भाजपा में शामिल हो गया है, तो अब इनके पास विकल्प क्या है? तो भाजपा को ये वोट देंगे, इनको टिकट दो मत दो, एमएलसी बनाओ मत बनाओ, एमपी एमएलए का टिकट दो या मत दो, ये वोट तो हमको ही देगा, क्योंकि इनको डरवाया जाएगा लालू के जंगल राज से, भूरा बाल साफ करो की राजनीति से। माय समीकरण से कोई निकुंज समीकरण बना रहा है, कोई समीकरण बना रहा है, लेकिन हाशिए पर अगर कोई है तो वह है मगध का ब्राह्मण, चाहे वो किसी वर्ण का हो। हमारे सत्येंद्र भट्ट जी हैं अरवल से, हमारे अश्वनी तिवारी जी हैं, कई लोग लगे हुए हैं, हमारे सैलू दुबे जी हैं, हमारे शालिग्राम बाबा हैं, मंटू मिश्रा जी हैं, दीपक उपाध्याय हैं, बहुत से ऐसे चेहरा है। रामाशंकर दुबे जी
इन तमाम 5 जिला में अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारे नवादा के अरविंद मिश्रा जी, नालंदा में भी है, सब जगह है कहीं ना कहीं। लेकिन इन 5 जिला में जो मगध के ब्राह्मण हैं उनको उचित हिस्सेदारी से वंचित किया जाता रहा है। अगर हमारी बात आपको अकाट्य लग रहा है, ये काटने योग्य है, तो हमको बताइएगा, आप हमको बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे और हम अपने हिस्से की हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। अगर भोला मिश्रा जी को एमएलसी बनाया जाए तो परेशानी क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी मगध के क्षेत्र में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं देगी? ये कहकर कि ये गठबंधन के कोटे में चला गया, तो सुशील कुमार मोदी बार बार हर बार एमएलसी बनेंगे, और भी कई लोग हैं जो कई बार एमएलसी बनेंगे, लेकिन भोला मिश्रा जी को एक बार भी मौका नहीं दिया जाएगा। यह उचित है? आप अगर ब्राह्मण हैं और अगर ब्राह्मण होने के बाद भी आप मगध के ब्राह्मण को एमएलसी और एमएलए एमपी के रूप में आप देखने के लिए राजनीति के कूटनीति कर रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण समाज का जो अपने ही ब्राह्मण परिवार को टंगड़ी खींच रहा है, यानी कि पैर खींच रहा है। हमने अपने पोस्ट में डाला भी है वो फोटो कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को पैर खींच रहा है। अरे हमारे अश्वनी चौबे जी, हमारे मंगल पांडे जी, गोपाल जी ठाकुर, मनोज झा जी, सतीश चंद्र दुबे जी और कई एमएलए हैं हमारे यहाँ, कई एमएलसी भी है, कुंदन जी पांडे है, मिथिलेश तिवारी जी है। ब्राह्मणों का फौज है, लगभग 2 दर्जन ब्राह्मण एमएलए एमएलसी एमपी के रूप में है हमारे बिहार में। लेकिन ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी की जब बात आती है तो हम अपने परिवारवाद में और अपने क्षेत्र में बटकर रह जाते हैं, और जब अपने ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो तो शायद हम लोग पिछड़ जाते हैं। यह उचित नहीं है। हमारा हिस्सा, चाहे वो चंपारण की धरती हो, चाहे वो शाहाबाद की धरती हो, चाहे वो विक्रमशिला की धरती हो, चाहे वो मिथिला की धरती हो, चाहे वो सीमांचल की धरती हो, चाहे वो मगध का चाणक्य का केंद्र बिंदु ही क्यों ना हो, हमें अपने परिवार के वोट के हिसाब से कुर्सी की हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? ये अभी आवाज हमने लगाई भोला मिश्रा जी के लिए, तो हम इसको बढ़ाने के बजाय इसको संकुचित कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे अब घमंड है अपने ब्राह्मण परिवार पर, अपने समाज पर, अपने युवाओं पर और अपने अभिभावकों पर भी, को निश्चित तौर पे अपने आप और उसके ऊपर हो रहे शोषण का घुटन वह भी महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम औरंगाबाद के हमारे एक भाई शहीद हुए थे, संतोष कुमार मिश्रा जी, सीआरपीएफ के जवान थे। देवहरा गए थे हम लोग, गो में हम एक दुबे बाबा से मिले, नाम नहीं बताएंगे उनको। बाबा ने बहुत बेबाकी से, जो कि उनका जो बातचीत का जो ढंग था, जो शैली थी उनकी, और मगध देवभूमि है, ऐसा तो पूरा बिहार ही देवभूमि है, लेकिन मगध क्षेत्र में चाहे वो किसी दल का नेता हो, किसी जात का व्यक्ति हो, चाहे वो देश का हो में रहे या विदेश में रहे, अगर उसको मोक्ष चाहिए मगध आना ही पड़ेगा, यानी कि गया आना ही पड़ेगा। बात भगवान श्री राम के पिंडदान की हो या फिर द्वापर युग में भगवान विष्णु के पद चिन्ह की, मगध तो आना ही पड़ेगा आपको। बात सूर्य भगवान के औरंगाबाद के देव मंदिर की हो या फिर उलार के सूर्य मंदिर की, मगध तो आना ही पड़ेगा आपको। और उसी मगध में जहां ब्राह्मणों की संख्या इतनी है कि वह चाह ले तो गांधी मैदान पटना का 4 गांधी मैदान भर सकता है, इतनी जनसंख्या है हमारी।
हमारी जनसंख्या अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा में लगभग 25 से 30 लाख के बीच में है, लेकिन एमपी एक भी नहीं, एमएलए एक भी नहीं, एमएलसी कुछ मतलब ही नहीं। बहुत मेहनत से अरुणोदय मिश्रा की पत्नी मुखिया के चुनाव जीतती है, कई और मुखिया लोग हैं हमारे, लेकिन हमारा समाज बातें तो बड़ी बड़ी करता है, फरसा उठाने की जब बात हो तो जजा परशुराम का नारा लगाता है, लेकिन जब बटन दबाने की बात हो तो इतना चिंतनीय और इतना सोचनीय वो बन जाता है कि मेरा वोट बर्बाद ना हो जाए, मेरा वोट बर्बाद हो जाएगा। तो आपने जिसके लिए वोट आवाज किया है पूछ रहा है क्या आपको नोटिस भी लेता है क्या? आपको कोई योजना में हिस्सेदार भी बनाता है क्या? क्योंकि मैं पिछले 20, 22, 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं और शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन हमारे ब्राह्मण परिवार का मेरे मोबाइल पर फोन ना आता हो या उनकी समस्याओं से मुझे अवगत न कराया जाता हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही, बल्कि हमारे कई भाई जो संगठन चला रहे हैं उनके पास भी फोन जाता है। संगठन चलाने वाले जो भी लोग हैं वह लोग कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने उन लोगों के समस्याओं का समाधान तो करना चाहता है, लेकिन जब वही व्यक्ति सदन जाना चाहता है, वही व्यक्ति अगर सदन में अपने समाज को बात को रखना चाहता तो हम वहां राजनीति करने लगते हैं। हमें नाराजगी इस बात से होती है, हम निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस बिहार विधानसभा में अगर हमारे मित्र, हमारे साथी जो अभी कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग आपस में दूरी बनाए हुए हैं, कोई मतभेद नहीं, मन का भेद है कहीं ना कहीं, नहीं तो मिथिलांचल के हमारे भाई इंजीनियर आशुतोष कुमार झा जी को भी सदन भेजने में जनक विकास मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे विक्रमशिला का मामला हो, हमारे चंपारण का मामला हो और मगध का मामला हो तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम संगठन से अलग हो सकते हैं क्योंकि जनक विकास मोर्चा कोई संगठन है ही नहीं। हम उन ब्राह्मण के हिस्से के हिस्सेदारी के लिए युद्ध करना चाहते हैं। वो अभी युद्ध कोई बंदूक से नहीं बल्कि वोट से करना चाहते हैं, ईवीएम मशीन से करना चाहते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसके पहले एमएलसी का मनोनयन है, एमएलसी का चुनाव भी है। क्या हम एक एमएलसी नहीं बना सकते अपने समाज का? हम अगर मांग कर रहे हैं, उस व्यक्ति का मांग कर रहे हैं, भोला मिश्रा का, जिस व्यक्ति का योगदान आज से नहीं सन 1972 से है, जब वह व्यक्ति बिल्कुल बालावस्था में था, तब से प्रभात फेरी जो आरएसएस का संगठन का विचारधारा है तब से जुड़कर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो, मुंबई हो, बिहार तो है ही, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने भोला मिश्रा जी को भेजा, अपने संघर्ष का, अपने प्रयास का, अपने कर्मठता का परिचय देकर उस व्यक्ति को, उस पार्टी को शिखर पे पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। बोध गया में बौद्धिस्ट जो है हमारे, जो महात्मा बुद्ध उस कमेटी के वो सदस्य थे, उन्होंने क्या योगदान दिया है ये बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वह सिर्फ ब्राह्मण जाति से अगर वही भोला मिश्रा 1972 से लेकर 2020 आज तक अगर वो पिछड़ा अति पिछड़ा होता, वही व्यक्ति अगर क्षत्रिय होता, वही व्यक्ति अगर शूद्र होता तो वह कब का सांसद बन चुका होता, कब का एमपी, एमएलए, एमएलसी बन चुका होता। लेकिन ब्राह्मण है, दीनहीन है, यह क्षमा याचना की तरह हम दया याचना कर रहे हैं कि प्रभु हमें एमएलसी बनाया जाए। और ये याचना भोला मिश्रा नहीं कर रहे, ये याचना जनक विकास मोर्चा के संयोजक ब्रजेश मिश्रा की पूरी टीम, बोल भले ही ब्रजेश मिश्रा रहा है, लेकिन ये आवाज मगध के 25 लाख ब्राह्मणों का है।
यह आवाज उन तमाम ब्राह्मणों का, चाहे वो किसी वर्ण का हो, हमें आपस में लड़वाकर अब तो ऐसी नीति बन गई है कि भोला मिश्रा को एमएलसी बनाने की बात कीजिए, राजनीति शुरू। आज से राजनीति शुरू हो गया होगा कि क्या गुल खिलेगा आने वाले समय में। अरे हमारे भाई, सदन में अगर हम ब्राह्मणों की आवाज बनकर, अगर ब्राह्मण समाज आज कहता है, बार बार कहता है कि ब्राह्मण के नेता बनने के पहले ब्राह्मणों की बात होती है, नेता बनने के बाद ब्राह्मणों की आवाज नहीं उठाई जाती। एक बार संकल्पित होकर अगर 25 लाख ब्राह्मण मगध का यह बात गांठ बांध ले और अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितना भी सोशल साइट है उस पर अगर यह पोस्ट करना शुरू कर दे कि हमें चाहिए भोला मिश्रा एमएलसी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भोला मिश्रा सदन पहुंचेंगे। और अगर भोला मिश्रा सदन पहुंचने के बाद काम नहीं करते, ब्राह्मणों की आवाज नहीं बनते, ब्राह्मणों के हक और हकूक की बात नहीं करते, तो कान पकड़ के बाहर बैठाने का भी काम चाणक्य विकास मोर्चा करेगा। इस बात को हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन एक बार एहसास तो कराइए कि भोला मिश्रा को ब्राह्मण समाज ने भेजा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। हम उस भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं जिस भारतीय जनता पार्टी में 3 दशक से अधिक परिश्रम करने वाला भोला मिश्रा को प्राश्रमिक के रूप में एक एमएलसी का पद तो दिया ही जा सकता है। और भोला मिश्रा कोई अनपढ़ गुआर जाहिल नहीं, बल्कि विद्वान व्यक्ति है, धर्म, सनातन धर्म की रक्षा हेतु पूर्णतः समर्पित है। इसलिए हमने तो आग्रह किया है प्रदेश अध्यक्ष से भी, संगठन मंत्री से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी और प्रधानमंत्री से भी, और हम लोग आवाज लगाते रहेंगे। और जो भी हमारा चाणक्य विकास मोर्चा का भाई है, और हाथ जोड़कर आग्रह है उन तमाम ब्राह्मण संगठनों से कि भैया, अगर आपको लगता है कि आपका यह अनुज ब्रजेश मिश्रा, आपका युवा साथी ब्रजेश मिश्रा भोला मिश्रा को एमएलसी बनाने की बात कर रहा है, आप मेरी अनुशंसा मत करिए, मुझे नहीं बनना है एमएलसी, आप बनाइए हमारे भोला भैया को। नाम ही भोला है। और एक बार अगर ये भाई सदन पहुंच गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मगध का सूरत भी बदलेगा, मगध की राजनीति भी बदलेगी और मगध की रणनीति भी बदलेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव में बोली लग रहा है टिकटों का। वैसे तो पूरे बिहार विधानसभा का यही हाल है, रेट खुल रहा है, लोग अप्रोच भी करते हैं, इतना लाख, इतना करोड़, इस पार्टी का ये, उस पार्टी का वो। वैसी स्थिति में हम गरीब ब्राह्मण क्या करेंगे? आजादी के बाद आप पर छुआछूत, आप पर जातिवाद, देश को तोड़ने की बात या हर तरह का कुकर्म का जिम्मेवार सिर्फ ब्राह्मण को ही कहा जाता है, सिर्फ ब्राह्मण को ही आरोप लगाया जाता है। और यह खेल इसलिए चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार भाई, कहीं ना कहीं हमारे जो पत्रकार साथी हैं और जो खासकर ब्राह्मण हैं, उनकी रणनीति भी स्पष्ट होनी चाहिए। मैं निश्चित तौर पे इसके लिए साधुवाद देता हूं विजय मिश्रा जी को, जो भारत लाइव चलाते हैं। ब्राह्मणों की बात तो करते ही हैं, काम भी करते हैं। अरे हम समाज के सभी वर्गों की बात करेंगे। जब यही ब्रजेश मिश्रा केवल सच न्यूज पर बात करता है, जब केवल सच पत्रिका पर बात करता है, तो हम समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ते। अगर हमारे समाज के जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, बड़े से बड़े राजनेता हैं और भ्रष्ट हैं, तो उनको भी बेनकाब करने से ब्रजेश मिश्रा का टीम पीछे नहीं हटता। लेकिन हमारी हिस्से की हिस्सेदारी हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब हम हिस्सेदारी की बात करेंगे तो होगा क्या? जब हिस्सेदारी की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या है? आप जरा भैया बताइए, राम जी के विकल्प कृष्ण भगवान बने कि नहीं बने? सतयुग में हरिश्चंद्र का विकल्प राम जी बने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में।
धर्म की स्थापना करने के लिए राम जी का भी विकल्प बने कृष्ण के रूप में, और कलयुग में मनमोहन सिंह का विकल्प बने नरेंद्र मोदी जी, लालू जी का विकल्प बने नीतीश जी। तो विकल्प हमेशा रहता है, हम विकल्प तक पहुंच नहीं पाते। चर्चा होती है, लोग कहता है कि नीतीश का विकल्प क्या है। इसका मतलब है कि नीतीश जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यहां पे वही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर एनडीए के गठबंधन में, क्योंकि नीतीश जी का अपना व्यक्तिगत औकात तो क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। जब नीतीश कुमार जी अकेले थे तो 2 से 7 पर पहुंचे थे। जब जनता दल जहां से समता पार्टी बना था तो 2 से 7 तक ही इनकी क्षमता थी। जब यही एनडीए में शामिल हुए तो आज सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। आज 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, ना ही कांग्रेस पार्टी, बल्कि जिसका विकल्प बनने के लिए बना था वह लालटेन बन गया, यानी कि राजद बन गया। 15 साल के जंगल राज और 12 साल के, यानी कुल मिलाकर 15 साल के सुशासन के बाद भी विकल्प बन गया, सबसे अधिक बड़ी पार्टी बन गया राष्ट्रीय जनता दल। तो विकल्प बनता बिगड़ता रहता है। बात करते हैं विकास का, कि बिहार में विकास हुआ है, लालू का जंगल राज है, लालू का गुंडा राज है, लालू का आतंक राज है, बहुत विकास हुआ है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि विकास का मतलब क्या है। हमारे एक साथी या बहुत सारे साथी लोग कहते हैं गांव गांव बिजली पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास का यह वास्तविक पैमाना है क्या? विकास का यही वास्तविक पैमाना है? आज भी पटना से गया आप जाइए, अगर कोई गर्भवती महिला हो आप उसको मसौरी से गया भेज दीजिए, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, इतनी अच्छी व्यवस्था सड़क की है। जबकि वह सड़क का पैसा जापान सरकार देती है, क्योंकि बहुत सर्किट से जुड़े हुए चीजों पर फोकस करती है। लेकिन हम क्या कहेंगे, सड़क बन गया, बिजली बन गया, अच्छी बात है, बना है, हम इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, माहौल सुधरा है, इस बात को भी दरकिनार नहीं करेंगे। लेकिन विकास की असली परिभाषा है, वो पहली है शिक्षा। पहला विकास का पहला मापदंड है शिक्षा, है क्या? बिहार कितना बढ़िया शिक्षा का वातावरण है ये बताने की जरूरत है। हमारे बिहार के जो भी प्रतिभाशाली प्रतियोगी छात्र यूपीएससी में अधिक सीट पर आ जाते हैं चयनित होकर, यह बिहार का देन नहीं है, ये उस व्यक्ति के प्रतिभा का देन है। नहीं तो शिक्षा प्रणाली जो हमारे यहाँ जो शिक्षा का व्यवस्था है वो तो भगवान भरोसे है। कोई आया तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया, और कोई आया तो चरवाहा टाइप का मास्टर बहाल कर दिया, आप देख सकते हैं। दूसरा विकास का पैमाना है चिकित्सा, यानी कि हेल्थ। आज चिकित्सा का आलम क्या है? आज चिकित्सा का आलम यह है कि 3 महीना कोरोना के संक्रमण के महाप्रलयकारी वातावरण जो लॉकडाउन था, उसमें आपकी हॉस्पिटल की इतनी स्थिति खराब थी कि आपके पास कोरोना का जांच करने का किट तक उपलब्ध नहीं था, बल्कि पीएमसीएच में भी उपलब्ध नहीं था, ये हालात थे। और आज भी पूरे बिहार में हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है या किसी से छुपा नहीं है। तो चिकित्सा के आलम को देख लीजिए। तीसरा चले आइए सुरक्षा। AK-47 से हत्या हो रही है भैया, AK-47 से हत्या हो रही। और हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना काबिल है इस प्रदेश में, आप सोच लीजिए, ये कहने की जरूरत नहीं है। और चौथा, जो विकास के रफ्तार को तेजी से विकसित कर सकता है वह है रोजगार। हमारे यहाँ रोजगार इतना विकसित हुआ है 15 साल में, क्योंकि लालू का तो जंगल राज था, वो तो भूरा बाल साफ करने में लगे हुए थे, लेकिन नीतीश जी तो सुशासन लाए थे। तो 15 साल में रोजगार का आलम यह है कि बिहार का मजदूर कोरोना के संक्रमण में प्रवासी मजदूर हो गया। हम इतना विकास किए कि हम मजदूर से प्रवासी हो गए। इसका मतलब
कि 15 साल में मजदूरों का पलायन का स्तर कम नहीं हुआ है। जानते हैं कारण क्या है इसका? अच्छे उम्मीदवारों का चयन नहीं होना। अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं होने की वजह से सदन में, मैं भी सदन में बिहार विधान परिषद में प्रेस सलाहकार समिति का सदस्य हूं, मैं देखता हूं कि सदन में किसी भी मुद्दे पर मेज थपथपाने वाले बगैर किसी मुद्दे के तथहीन बात पर भी मेज बजाते हैं, इसलिए कि सुशील मोदी को खुश करना है, लालू यादव को खुश करना है, नीतीश कुमार को खुश करना है और कांग्रेस पार्टी को भी। उनको इससे मतलब नहीं कि शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और रोजगार, ये चार, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, इन चारों चीजों पर कोई व्यवस्था नहीं है। उद्योग बेचारा इंतजार कर रहा है कि हमारे चिमनी से धुआं कम निकलेगा। इसी मगध क्षेत्र का बहुचर्चित नवादा का वासलीगंज चीनी मिल बंद पड़ा है वर्षों से। रोजगार की बात करते हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं जब कोरोना के संक्रमण में मजदूर वापस आने लगे थोक भाव में, तो इनको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना तेज फैलाना शुरू किया है, या कोरोना के संक्रमण में जो कष्ट झेला है बिहार के लोगों ने, तो इसका नाराजगी का दंश तो नीतीश कुमार को झेलना ही पड़ेगा। भाजपा को हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 20 लाख करोड़ का पैकेज मिल गया है, क्या मिला है तो भाजपा के लोग जवाब देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 1000 रुपया देंगे। 95% लोगों से पूछ लीजिए, उनके खाते में पैसा नहीं गया है। आपके खाते में गया है क्या? आप भी बिहार के हैं, आप भी कोरोना के संक्रमण में कष्ट में होंगे। आप ब्राह्मण है, मजदूर है, या ब्राह्मण है मध्यम वर्ग से ही आते हैं, ब्राह्मण है बिल्कुल गरीब है, आपके खाते में 1000 रुपया गया है क्या? और अगर नहीं गया है तो इसका विकल्प खोजना चाहिए या नहीं चाहिए? हम विकल्प की बात करेंगे या नहीं करेंगे? हम पहले ही ये सरेंडर कर जाए कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है भोला मिश्रा ही विकल्प हो सकता है रामा दुबे विकल्प हो सकता है सत्येंद्र भट्ट जी विकल्प हो सकता है हमारे नवादा के अरविंद जी हमारे विकल्प हो सकता है हमारे संतोष पांडे जी विकल्प हो, राजीव पांडे जी विकल्प हो जहानाबाद के, अमित मिश्रा जी विकल्प हो जहानाबाद के, औरंगाबाद में सैलू दुबे विकल्प हो सकते हैं। विकल्प की कोई कमी नहीं है। मजबूत अगर दृढ़ शक्ति हम लोगों के पास जो है उसका इस्तेमाल करें। हम करते क्या है? आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम जवाब भी देंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज आपका, क्योंकि कई लोग उब भी जाते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा देर ब्रजेश मिश्रा बोल देता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको बातों से, अपनी बातों से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करें। अब आप होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कई हमारे साथी हैं जो ये लिखते हैं कि आपको बातों में दम नहीं रहता है। तो हमारे अंदर जितना दम है उतना हम लगाते हैं। अब हमारे अंदर दम नहीं है तो इसके लिए हम अपने आप में मानव बम बना के उड़ जाए, हम ऐसा भी नहीं करने वाले, क्योंकि हम विकल्प की तलाश में काम कर रहे हैं, यानी विकल्प खोज रहे हैं और विकल्प हम लोगों के समीप आसपास मंडरा रहा है। बस जरूरत है अपने अंदर के ईर्ष्या का, क्रोध का हवन करने का। अरे रामा दुबे जी विधायक बन सकता है तो बने, अगर चंद्रप्रकाश तिवारी विधायक बन सकता है तो बने, अगर हमारे संगीता तिवारी, रानी चौबे जी को विधायक के रूप में हम लोग सदन भेजने की स्थिति में है तो भेजें। हम ही पहले जाए ये कोई जरूरी नहीं हो। हमारा भाई पहुंचे, हमारा परिवार पहुंचे, हमारा समाज पहुंचे, यह संकल्प होना चाहिए। और जिस दिन यह संकल्प लेना हम लोग शुरू कर देंगे, अपने आप विकल्प मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं तो निर्णय लेना होगा। आज आपके इसी लाचारी की वजह से आज दशरथ मांझी जी की चर्चा खूब होती है, भरपूर होती है, पर किसान के बड़े नेता, प्रणेता जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उस देवनंदन शर्मा की बात कौन करता है? उनके बात करने के लिए कोई विलायत से आदमी आएगा? कोई यूरोप और एशिया के लोग इसको आवाज उठाएंगे या यह आवाज मगध के लोग उठाएंगे? यह आवाज उठना चाहिए।
जो भी सक्षम भाई हैं, हमारे सत्येंद्र भट्ट जी का हमने नाम लिया, हम भट्ट, हमारे यहाँ जो महाब्राह्मण है, जागा ब्राह्मण है, हमारे जो कंटाहा ब्राह्मण जिसको लोग कहते हैं, जो महापात्रा है, इनको महापात्रा, महाब्राह्मण, भट्ट परिवार, हमारा सरजू पारिन, हमारा जो श्रोत्री ब्राह्मण, कानकुल ब्राह्मण, सकलिपि ब्राह्मण, भूमियार ब्राह्मण, हमारे मरवाड़ी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का हर वर्ण एक साथ संकल्पित होकर अगर एक बार निर्णय ले लिया, सिर्फ एक बार, इस ब्रजेश मिश्रा के आग्रह पर, ब्रजेश मिश्रा बोल रहा है, इसका मतलब कि सिर्फ यह आग्रह ब्रजेश मिश्रा अकेले का नहीं, यह ब्राह्मणों की आवाज के रूप में आपके सामने खड़ा है। और हम अपने एमपी एमएलए के चिंतित नहीं, हमारे भाई पहुंचा, पहले सदन में पहुंचे और समाज के मजबूत बात को उठाए। क्या हमें इंदिरा आवास नहीं चाहिए? ये भोला मिश्रा अगर सदन में बैठेंगे तो ये आवाज उठाएंगे, और अगर ये आवाज नहीं उठाते तो भोला मिश्रा जी का भवन छीन लेंगे हम लोग। अगर भोला मिश्रा जी एमएलसी बनते हैं तो आपको जितनी भी सरकार की योजना है अगर वो नहीं मिलती है तो भोला मिश्रा जी का हम लोग खाना, अन्न, पानी, दाना सब बंद कर देंगे, इनको बहिष्कार करेंगे। लेकिन पहले भोला मिश्रा जी को अभी वक्त है, आज से अभियान चालू करें कि भोला मिश्रा जी को एमएलसी के रूप में सदन भेजना है। निश्चित तौर पे यह हमारी आवाज सुशील कुमार मोदी जी के कान तक भी पहुंच रहा होगा, मंगल पांडे जी तक भी पहुंचेगा, क्योंकि हमारे फेसबुक फ्रेंड भी है, विनोदा नारायण झा जी के पास भी पहुंचेगा, मिथिलेश तिवारी जी के पास भी पहुंचेगा, टुन्ना जी पांडे के पास भी पहुंचेगा, अमरेंद्र पप्पू पांडे जी के भी पास पहुंचेगा। कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी दल में हो, वो पहले ब्राह्मण है, एमएलए एमपी बाद में। आज अमरेंद्र पांडे जदयू में है, लेकिन हमने बात की उनकी, अगर कोई मनोज झा पर भी उंगली उठाएगा तो पीछे नहीं हटेगा चाणक्य विकास मोर्चा। अगर कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा पर भी कोई उंगली उठेगा तो हम लोग उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हाँ, अगर हमारा ब्राह्मण गलत करता है, हमारा ब्राह्मण दोषी है, तो हम उसका पक्षधर नहीं, लेकिन हमारे समाज के योग्य व्यक्ति को निश्चित तौर पे मदद मिलना चाहिए। आप सवाल पूछना चाहिएगा तो पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। किसी का सवाल अगर आ रहा है तो सवाल आप पूछ सकते हैं, हम जवाब आपको देंगे भैया। मगध क्षेत्र का ये समय का दौर है, 26 विधानसभा क्षेत्र है। मुकेश द्विवेदी जी बोलते हैं कि ब्राह्मण का विरोधी ब्राह्मण है। कोई बात नहीं भैया, ब्राह्मण का दोस्त भी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण का विरोधी ब्राह्मण होने से ज्यादा इस बात पर ध्यान रखना है कि ब्राह्मण ही हमारा परिवार है। परिवार हमारा कोई दूसरा जात नहीं हो सकता, वह हमारा सहयोगी हो सकता है, वह हमारे समाज के साथ चलने वाला मित्र मंडली हो सकता है। हमारा डीएनए जब भी होगा वो ब्राह्मण ही होगा मुकेश भाई। इसलिए मुकेश द्विवेदी जी, आज से हम लोग संकल्प लें कि हमारा ब्राह्मण कोई विरोधी नहीं है। हमारे और आशुतोष झा जी के बीच में लड़ाई लगवाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं उनको विरोधी नहीं मानता। मैं उनका बस इस बात का विरोध करता हूं, और वो भी कभी किसी मंच से नहीं किया है और नहीं करूंगा कभी। इसलिए करता हूं क्योंकि उनको लोग दिग्भ्रमित करते हैं। अरे समाज में मजबूती से काम करने वाले को मदद करना पड़ेगा। और किस बात का विरोध, काहे का विरोध? किसी भी ब्राह्मण से संगठन से हमारा विरोध नहीं है। अगर हमारा भाई रजनीश तिवारी ही अगर एमपी बन के चला जाए, एमएलए बन के चला जाए, अगर हमारा नवनीत दुबे को अगर यह पद मिले, अगर हमारे पुष्पा त्रिपाठी, अनिल तिवारी, कमल किशोर त्रिपाठी को ही अगर पद मिले, तो इसमें हर्जा क्या है? भगवान ने राजनीति में उनके किस्मत में राजयोग लिख कर भेजा है, उनको यह मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। भोला मिश्रा जी का समय आ चुका है, और चूंकि ये बहुत भोला है, यह विरोध में नहीं जाएंगे, ये पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का पंखुड़ी इतना इनके अंदर व्याप्त है कि इनको खींच के बाहर निकालते निकालते यह खुद ही निकल लेंगे इस दुनिया से। लेकिन भोला मिश्रा जी के राजनीतिक परिश्रम का मुआवजा दिलाने का काम चाणक्य विकास मोर्चा के साथ आपको भी भाइयों करना है, अन्यथा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम बात बड़ी बड़ी करते रह जाएंगे और कोई मतलब नहीं बनेगा। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद, लोजपा, बाकी पार्टियों का कोई दम ही नहीं, भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, लोजपा, अगर इन लोगों ने हमारे समाज के
26 विधानसभा क्षेत्रों में से जो सुरक्षित सीट है उसको छोड़कर अन्य विधानसभा क्षेत्र में अगर हमारे ब्राह्मणों को उचित टिकट नहीं मिला, उचित हिस्सेदारी नहीं मिली, तो चाणक्य विकास मोर्चा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हारने के लिए ही सही लड़ेगा, पर हम यह बताने के लिए जरूर लड़ेंगे कि हमारा ब्राह्मण समाज अपनी ताकत का परिचय देगा। और जो ब्राह्मण होते हुए जो अपने आप को परशुराम का वंशज कहता है, चाणक्य का वंशज कहता है, अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती है और अगर चाणक्य विकास मोर्चा के ब्राह्मण उम्मीदवार को अगर वो वोट नहीं करता है तो उनके डीएनए में दोष होगा। इस बात को कहने से पीछे हम नहीं हटेंगे, क्योंकि आपको पार्टी टिकट देगा नहीं और जो आपके समाज के लोग खड़े होंगे उनको आप वोट देंगे नहीं, तो जीत के ऊपर से परशुराम जी आएंगे। इसलिए वोट बर्बाद हो जाएगा, ये कहना नहीं है। ऐसा वोट आपका आवाज भी नहीं हो रहा। आपने वोट दिया, बन गए SC ST, आपने वोट दिया, बढ़ गया आरक्षण, आपने वोट दिया, नई नई स्कीमें आ रही है, आबाद हो रहा है वोट आपका, बहुत अच्छा वोट का आबादी चल रहा है आपका। किसी भी योजना में आज कोरोना के संक्रमण में भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, लोजपा हो, जाप हो, आप हो, हम हो, किसी ने कर्मकांडी ब्राह्मणों की बात की? कहा कि पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण इस कष्ट के समय में है, इनको भी कुछ योजना के तहत इनको कुछ सुविधा दिया जाए। किसी एक राजनीतिक दल ने कहा यह बात? नहीं कहा, नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बंधुआ मजदूर है, चाहे वो भाजपा में करे या कहीं और करे, इसको इससे ज्यादा का मतलब नहीं, क्योंकि यह विकल्प ही ढूंढने के अभाव में घूमता रहता है। हमारे यहाँ उद्योग बिहार में, अरे उद्योग खोलिए ना भाई, नीतीश कुमार जी आप उद्योग खोलिए और सारा कुर्मी को बहाल कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, जैसा कि आपने किया है सिपाही की बहाली में। कम से कम कुर्मी भाई को तो हमको रोजगार मिल जाएगा, वो तो प्रवासी मजदूर नहीं कहलाएगा। अगर हमारे तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं तो आप फैक्ट्री खोलिए और यादव को ही भर दीजिए, कम से कम यादव मजदूर तो नहीं, हमारा प्रवासी बिहारी कहलाएगा, प्रवासी मजदूर कहलाएगा। आप मान लीजिए दलित की राजनीति करते हैं रामविलास जी, आप लोग फैक्ट्री खोलिए और सिर्फ दलित महादलित को ही बहाल करिए, रोजगार दीजिए, कम से कम दलित महादलित तो हमारा प्रवासी मजदूर और प्रवासी बिहारी नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बंधुआ मजदूर ब्राह्मण अपने आप बनने के लिए व्याकुल है। अभी हम बोल रहे हैं, कुछ लोग इसमें भड़केंगे, ब्राह्मणों के अंदर उनको भाजपा, जदयू, राजद, लोजपा, जाप, आप, हम, बाप, न जाने कौन कौन सा दल याद आने लगेगा और ब्रजेश मिश्रा जी को लिखा जाएगा कि भाग के बोलता है, ज्यादा बोलता है, बातों में दम नहीं है, आधारहीन बात करता है, कुछ बात करता है। क्योंकि उस समय में अभी वो अंधभक्ति में व्याकुल है, जैसे कभी कृष्ण के अंधभक्ति में मीरा थी। तो ये दौर भगवान का नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अंधभक्ति का एडवांटेज मीरा को भी मिला और सुदामा को भी मिला। ये कलयुग है भैया, जो सुरसा की बहन सुरसी कलयुग में बन गई है कुर्सी। कुर्सी उसी को मिलेगा जो कुर्सी पर बैठने की ताकत रखता हो, या कुर्सी के 4 पाया में से एक पाया हिलाकर बाहर कबाड़ कर फेंक देने की ताकत रखता हो। अन्यथा कुर्सी किसी को नहीं मिलती। और नहीं तो हमारे पटना के नाला रोड में मिलता है कुर्सी 300 रुपये से लेकर 30,000 तक। ले लीजिए, बैठिए जैसा कि हम बैठे हुए हैं। आपके गया में भी मिलता होगा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और नवादा में भी मिलता होगा। पूरे बिहार के हर राजधानी जो जिला का होता है, जिला का मुख्यालय, वहाँ जरूर मिलता होगा। लेकिन यह कुर्सी कोई योजना का लाभ नहीं दिलवा सकता, ना ही कोई योजना बनवा सकता है। इसीलिए भोला मिश्रा जी को सदन भेजना ही है। अगर मैं भाजपा में MLC रहता, मैं MP रहता, MLA रहता, तो मुझे अगर त्याग पत्र भी देना पड़ता तो मैं ब्रजेश मिश्रा हूं, शपथ पत्र लिख कर ताल ठोक कर राजनीति करने की बात करता हूं। मैं भोला मिश्रा की आवाज उठाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं MLA का भी इस्तीफा त्याग कर सकता था, मतलब त्याग पत्र दे सकता था। इतनी क्षमता रखता हूं अपने समाज के उत्थान के लिए। लेकिन अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो बड़ा दिक्कत बात है। अगर आप हिस्से की हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे तो दिक्कत की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोला मिश्रा जी
संजय विनायक जोशी जी के भी साथ कभी कभी रहते हैं या उनके साथ फोटो भी आता है, उसका दंड भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे इंजीनियर संजय विनायक जोशी को, अरे जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था, वो व्यक्ति गुमनाम की जिंदगी जी रहा है और हम अंधभक्ति में शामिल हैं, टिकट के चक्कर में। जब तक समाज के बड़े तबके यानी कि जो संघर्ष के जो बड़े पैदान पे खड़े लोग हैं, अरे जब संजय विनायक जोशी को जगह नहीं मिल सकता है, जब हमारे बड़े भैया भोला मिश्रा को जगह नहीं मिल सकता है, तो आपको कदापि नहीं मिलेगा। गांठ बांधकर लिख लीजिए, 26 विधानसभा क्षेत्र में से एक भी कोई ऐसा आपका पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो अरवल का हो, जहानाबाद का हो, गया का हो, औरंगाबाद का हो या नवादा का, एक भी ब्राह्मण ताल ठोककर नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी, राष्ट्रीय जनता दल उसको टिकट देगी, लोजपा उसको टिकट देगी, कांग्रेस उसको टिकट देगी, जदयू उसको टिकट देगी। एक ब्राह्मण का कोई भी नेता कार्यकर्ता इस बात को नहीं बोल सकता। तो हम उस पार्टी की अंधभक्ति क्यों करें? इस सवाल का जवाब हम एक वोटर होने के नाते, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण के नेता हैं तो आपको टिकट क्यों नहीं मिलेगा? और अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप उस पार्टी का झोला लेकर क्यों ढो रहे हैं? झोलटंग नेता नहीं चाहिए हमारे समाज को। हमारे समाज को बोलने वाला, सदन में दहाड़ने वाला नेता चाहिए जो भोला मिश्रा के रूप में मिल सकता है। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे रामा दुबे जी बिल्कुल युवा साथी हैं और चाणक्य विकास मोर्चा के जो आने वाले समय में जो कुछ दायित्व बढ़ने वाला है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको घोषित किया गया है। और रामा दुबे जी ये तय करेंगे और इनके साथ कमेटियां काम करेगी और अपने अभिभावकों के संरक्षण में काम करेगी, चाहे वो औरंगाबाद हो या कोई भी जिला का हो, कि हमारा उम्मीदवार अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो उस विधानसभा क्षेत्र से कौन ब्राह्मण होगा। हम सभी ब्राह्मण संगठनों से पूछेंगे उस विधानसभा क्षेत्र के जहां वो संगठन चलाते हैं कि आपका नेता है, आपका कोई उम्मीदवार है? अगर आपका उम्मीदवार नहीं है तो आप हमारे उम्मीदवार को मदद करिए, और अगर आपका उम्मीदवार है तो चाणक्य विकास मोर्चा आपके पीछे चलने को तैयार है। दो में से एक काम करना होगा, और नहीं तो परशुराम कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आचार्य चाणक्य का नाम लेने का कोई अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि जब ब्राह्मण है ही नहीं तो इन दोनों का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं? ब्राह्मण की बात करेंगे, परशुराम की बात करेंगे, चाणक्य की बात करेंगे, और घर में चाणक्य का ही मूर्ति गायब है, फोटो नहीं है, नहीं परशुराम जी का फोटो है। उस पर भी कई लोग हम पर प्रहार किए कि लोग कहते हैं कि फोटो स्टेट करा के करिए। अरे फोटो स्टेट कराकर ही परशुराम को घर तो पहुंचा ही दिया हम लोगों ने, और हम क्या पहुंचाएंगे? हमारी विसात ही क्या है, हमारी औकात ही क्या है? लेकिन परशुराम और चाणक्य का जितना नाम ब्रजेश मिश्रा ने लिया होगा, बहुत कम ही ब्राह्मण संगठन होगा जो इस तरह की बात करता है। आज हर ब्राह्मण जय जय परशुराम, जय जय चाणक्य करने लगा है। आज हमारे मित्र साथी जब बात करते हैं तो जय चाणक्य बोलते हैं, जय परशुराम बोलते हैं। अब शर्माते नहीं, क्योंकि अब यही ताकत बढ़ा है। और जैसे ही मगध के क्षेत्र में हमारे ब्राह्मण भाइयों को प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा, अगर एमएलसी के रूप में हमारे भोला मिश्रा जी आते हैं तो भोला मिश्रा जी को भी इस बात का ज्ञान होगा, और अगर भोला मिश्रा जी भी सुन रहे होंगे तो उनको भी इस बात को हम लोग बताना चाहते हैं कि भोला भैया, अगर हम लोग आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आपको एमएलसी बनाने की दिशा में हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, और अगर एमएलसी आप भगवान की कृपा से, भगवान से प्रार्थना है कि आपको एमएलसी के रूप में भगवान मनोनीत कराएं, भारतीय जनता पार्टी को सुदबुद्धि दे और आप एमएलसी के रूप में आए, और पहली जल्द आपकी सभा चाणक्य विकास मोर्चा करेगी नागरिक अभिनंदन के रूप में, और आपको उस मंच से बताएगी कि ब्राह्मणों का यह हिस्सेदारी है और ये हमें सदन में आपके माध्यम से मिलना चाहिए। हमारे हिस्से का आवाज आपके माध्यम से उठना चाहिए। भले आप भारतीय जनता पार्टी आपको निकाले तो निकाल दे, एक बार जब सदन में भेजने का ताकत ब्राह्मण बना लेगा तो हम आपको सदन भेजने के लिए अपने शरीर का एक एक रक्त बहाएंगे। और ये अकेले ब्रजेश मिश्रा नहीं बोल रहा है भैया, यह ब्राह्मणों का युवा बोल रहा है, और पूरा युवा आपके साथ है चाणक्य विकास मोर्चा का। और ब्रजेश मिश्रा के पीठ के पीछे यानी पर्दा के पीछे से कई बड़े पदाधिकारी, कई राजनेता शामिल है। वह एक एक व्यक्ति भोला मिश्रा जी के लिए संकल्पित होकर काम करेगा, इस बात को आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन अगर एमएलसी बनने के बाद अगर आपने गद्दारी की तो आपको भी गद्दी से उतारने के लिए और आपके भी खिलाफ में मुखरता से बोलने से ब्रजेश मिश्रा को आप रोक नहीं पाएंगे।
क्योंकि हम नेता बनाना चाहते हैं, हम अपने समाज के अगुआ बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को, उन लोगों को जो प्रमुखता के साथ समाज के लिए काम करना है, जो रोजगार का सृजन करे, रोजगार की व्यवस्था करे। अरे गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद, अरवल, इन जगहों में इंडस्ट्री का कितनी संभावना है, यह छुपा हुआ नहीं है। ये सोन नदी, ये फल्गु नदी, ये पुनपुन नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और एक नदी के किनारे उद्योग की क्या महत्ता होती है, ये आचार्य चाणक्य की अर्थनीति पढ़ने पर सोचा समझा जा सकता है। भाइयों, जितेंद्र कुमार पाठक जी हैं, उन्होंने पूछा कि मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, भोला मिश्रा भैया जी को सदन जाना चाहिए। धन्यवाद जितेंद्र पाठक जी, निश्चित तौर पे जाना चाहिए, और हम लोग उनको भेजने के लिए आवाज लगा रहे हैं, लगाएंगे भी। मदले उपाध्याय जी हैं अरवल जिला से, वो लिखते हैं कि मगध की ही धरती से एक बार भोला मिश्रा को एमएलए या एमएलसी बनाना है, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। या नहीं, सिर्फ एमएलसी की बात करें, अभी जब विधानसभा के चुनाव का जब टिकट का बात होगा तो करेंगे, फिलहाल सिर्फ एमएलसी मदले भाई। आज से आपके फेसबुक पर एक पोस्ट आना चाहिए, एमएलसी बने भोला मिश्रा इस बार। एक पोस्ट हर एक युवा को, कोई जब मौका मिले, आप 24 घंटे का समय है, एक बार एक विषय भोला मिश्रा के नाम आप करके देखिए, एक ट्रेन चलाइए और उस ट्रेन को आगे बढ़ाइए। भोला मिश्रा एमएलसी इस बार, जो आपको अच्छा लगे, भोला मिश्रा को एमएलसी बनाना है, यह संकल्प होना चाहिए मदले जी, और हम लोग लेंगे। लोगों का सवाल का जवाब भी हम देते हैं, लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आज कई लोगों को पच भी नहीं रहा होगा, भोला मिश्रा जी के बारे में ये प्रचार हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है। खैर, इन सब चीजों से कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल युग है। अगर डिजिटल युग में आप रैली को डिजिटली संबोधित कर रहे हैं, ये अच्छी पहल है, लेकिन डिजिटल युग में अगर आपके पास कोई आवेदन भेजता है तो उस आवेदन को भी देखिए, यह भी डिजिटल है। ये नहीं हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, किसको दिया, कहां दिया, किस लिए दिया, किसको मिला, यह बताना पड़ेगा, क्योंकि 125 करोड़ का पैकेज आज तक हम लोग को नहीं मिला है। 7 निश्चय का लाभ आज तक हम लोग को नहीं मिला है, किसी भी योजना का लाभ हम लोग को नहीं मिला है। यह बताना तो पड़ेगा इस बार कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां है, किसके पास है, कौन देगा, कब देगा, कितना देगा, इस बात का हिसाब लेंगे, चुप नहीं रहेंगे। इस बार ब्रजेश मिश्रा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं होगा, लेकिन हम विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा कर यह सवाल जरूर उठाएंगे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज का कितना हिस्सा बिहार को मिला। अरे केंद्र में सरकार है, बिहार में भी सरकार है, और हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, और नीतीश जी का डीएनए का धज्जियां उड़ा दिया गया विशेष राज्य के दर्जा के रूप में। सरकार आपकी, और आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। वैसी स्थिति में ये 20 लाख करोड़ का पैकेज का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और चुनाव के बाद कहीं शाह साहब आए और कह दे कि जुमला था, तो ये हर बार हम लोग का जो मेंटल रेप करने का जो कोशिश किया जा रहा है पॉलिटिकली, इस बार नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस बार पाई पाई का हिसाब का जवाब देना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बात कहने से नहीं होगा, आप डिजिटल रैली करिए, और अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप जब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की, तो हम लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। जब जब देश की सुरक्षा की बात मोदी जी करेंगे, हम हर मुद्दा को, हर अपमान को भूलकर मोदी जी के साथ खड़े होंगे। अगर मोदी जी देश की अस्मिता, देश के सनातन धर्म की बात करेंगे, तो कोई कुर्बानी के लिए देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज को भी मिलना चाहिए। उस मुद्दा की जब बात होगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मुकेश द्विवेदी जी के बाद आनंद शर्मा जी सवाल करते हैं, सबको साथ लेकर चलना है, औरों की तरह नहीं बनना है। बिल्कुल, अरे भैया, ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा या ब्राह्मण एमएलसी बनेगा, तो वो बनने तक का फॉर्मूला है। कोई भी एमएलए
चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कायस हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई माई का लाल एक भी ऐसा विधायक नहीं है जो यह कह दे कि हम सिर्फ अपने जाति के वोट के दम पर जीत कर आए हैं। हम इस बात को जानते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन वोट का जो आधार पर जो टिकट का बंटवारा होता है उस समय में जरूर इसकी प्राथमिकता दी जाती है। हमने उसी तर्ज में कहा है आनंद शर्मा जी कि हमें भी उचित हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि हम ब्राह्मण एमपी एमएलए हैं तो सदन में जाके दूसरा बात करते हैं। तो आपको मजबूती से खड़ा होने की आवश्यकता है। हम सबको साथ लेकर चले। ब्राह्मण कभी अकेले चल ही नहीं सकता भैया। ब्राह्मण तो जजमान को ही प्राथमिकता देने वाले लोग हैं और यही देते आए हैं, जिसके कारण से 26 विधानसभा में से एक भी हम ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है। विधायक तो दूर की बात है, उम्मीदवार भी नहीं बनाया जाता। आपको निर्दलीय खड़ा हो जाता तो अलग बात है। लेकिन इस बार अगर हमारे मगध के ब्राह्मणों के साथ अनदेखी हुई तो हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे सभी राजनीतिक दलों का। और हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, राष्ट्रीय जनता दल से भी, जनता दल यूनाइटेड से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से भी, कि आप मगध के क्षेत्र में हमारे ब्राह्मण के जो नेता हैं, आपके पार्टी चुनाव पर लड़ना चाहते हैं, चुनाव विधानसभा का, तो आपकी पार्टी हमारे समाज के उस नेता को आपके जितना वेरिफिकेशन करना है कर लीजिए कि जीत का क्या मापदंड है वो हम लोग आपको देंगे। कि क्यों हमको टिकट देने से, हमारे समाज को टिकट देने से आप जीतेंगे, तो महत्व आएगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो आपको पार्टी को चुनाव हरवाने में चाणक्य विकास मोर्चा एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रयास किया अंदर ही अंदर बगैर कोई बैनर के नोटा बटन दबाने का, तो नोटा में कितने लोगों को लोटा थमा दिया है। तो इस बार नोटा नहीं दबाएंगे बल्कि अपने ब्राह्मण उम्मीदवार को सदन में भेजेंगे। हम हार भी जाएंगे तो कोई गम नहीं होगा, लेकिन ताल ठोक कर उस पार्टी को हरा जरूर देंगे। इतना तो जरूर काम करके आएंगे इस बार कि आपको चुनाव जीतने में हम कितनी भूमिका अदा करते हैं, आपके चुनाव में आपको विजय श्री का माला पहनाने में हमारे ब्राह्मण का कितना वोट उपयोगी है, इस बात का एहसास तो करा ही देंगे आपको। और इस बार हमने कराया था गुमराह विधानसभा क्षेत्र में 84,000 वोट से जीतते थे, हल्ला किए। तो आप इस बार जिस राजद को 10,000 12,000 वोट आता था, कांग्रेस के मिले जुले प्रयास के बावजूद भी इस बार 50,000 से ऊपर आंकड़ा पार कर गया था। तो हम लोग अपने वास्तविक वजूद को जगाएंगे। इसलिए मतलब जी हमारे बात को आपने सुना और आपने लिखा कि भोला मिश्रा जी को एमएलसी बनाने के लिए आप शरीर का एक खून बहा देंगे। आज से मेरे लिए जितने युवा साथी हैं सब एक्टिव हो जाएंगे। धन्यवाद बदले भाई। इसी तरीके से प्रयास को जगाना है। भोला मिश्रा जी का फोटो है, निकालिए, डालिए एक फोटो। समझिए कि मगध का ब्रांड एम्बेसडर है भोला मिश्रा। इस तरीके से लेके चलना है। हमें नहीं सोचना है कि वो किस पार्टी से है, वो हमारा खून है, हमारा डीएनए है, ये सोच के हमको उनको मदद करना है। और भोला मिश्रा जी भी इस बात को सुन रहे हो तो उनको भी एहसास होगा कि डीएनए का मतलब क्या होता है। और हम लोग साथ खड़े हैं और रहेंगे। और इस बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग 2 मुद्दा लेकर चलेंगे। आरक्षण मुक्त भारत का मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत तो कर दिया हम लोगों ने। लेकिन मोदी जी ने क्या किया भैया? हर बात के लिए चीन पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? हर बात के लिए चीन और पाकिस्तान की बात होगी? अगर यही होगी तब तो बेकार मैं आप फालतू समय अपना व्यतीत करता हूं आप लोगों के समक्ष। आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के साथ साथ आप इस भारत में आरक्षण मुक्त भारत बनाने की बात करनी होगी। आपको आरक्षण मुक्त भारत बनाना होगा
और ये जो तानाशाही कानून बनाया है आपने SC/ST एक्ट, इससे भी मुक्ति की बात करनी होगी और भारत में रोजगार का सृजन की बात करनी होगी और विशेषकर बिहार में उद्योग का एक मकड़ी के जाल की तरह फैलाना होगा ताकि हमारा बिहार का मजदूर कभी दूसरी बार प्रवासी न बने, क्योंकि हर 100 वर्ष पे कोई ना कोई संकट आता है। तो अगला बार इस तरीके का 2120 में यह संकट ना आए कि हमारे मजदूर फिर भाग के पैदल 1000 किलोमीटर दूर से पैदल चल के चले आए। इस बार का तो जो लोग मख लिया है तो अगला बार तो हो सकता है कि व्हील चेयर चक्का का व्यवस्था भी कर ले, लेकिन इसके पहले आप नेता है, राजनीति करते हैं, बिहार में उद्योग का जाल फैलाइए। हर जिला में, बिहार के 38 जिला में अगर एक कारखाना भी अगर खुल जाता है, ऐसा कारखाना जहां 10-10 हजार लोगों को भी रोजगार मिले, तो एक बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है और एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से 5 व्यक्ति उसके परिवार का जीवन भरण पोषण हो सकता है। और जब वो अपने ही घर में रह के रोजगार करेगा तो दिल्ली में अगर कमाने वाला कोई 25,000 का साथी है, बिहार में अगर 10,000 भी कमाता है तो उसके बराबर का काम करता है, अपने परिवार के साथ भी रहेगा और बिहार का प्रगति तरक्की में भी उसका योगदान रहेगा। हमारा खून चूसता है दूसरे प्रदेश के लोग उद्योगों में, 12 घंटा 14 घंटा काम कराता है, काम का पारिश्रमिक मिलता है 8 घंटे का, बस इसलिए क्योंकि हमारे सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए जो राजा हैं उनको उद्योग से कोई लेना देना नहीं, उनकी कुर्सी बची हुई रहे, चाहे कभी भाजपा में शामिल होकर, चाहे वो कभी राजद में शामिल होकर। इन चीजों से बचना है और ये डर बंद होना चाहिए। लालू आ जाएगा, लालू आ जाएगा, लालू का जंगल राज, लालू का जंगल राज, तो आपका भी मंगल राज नहीं है, आपका भी मंगल राज नहीं है। इसलिए हम इन चीजों को ध्यान से जरूर रखेंगे और बिहार के जितने भी मजदूर भाई हैं उनको इस बात को समझना होगा। और ब्राह्मण भाइयों, आप समाज के अगुआ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, भगवान के मानने वाले लोग हैं, बहुत ताकत है आपके अंदर, परशुराम भी है, चाणक्य भी है, तो इस बार इस्तेमाल करिए अपने शक्ति का, बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का और मगध के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दीजिए। फिर हम जब शुक्रवार का मेरा समय आएगा तो हम किसी अन्य मुद्दे पर आएंगे और बात करेंगे। चाणक्य विकास मोर्चा संकल्पित है और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वह अपनी रणनीति पर काम करेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हम अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे बायोडाटा ले रहे हैं, अपने ब्राह्मण उम्मीदवारों से बायोडाटा मांग रहे हैं कि आप बायोडाटा दीजिए। एक प्रयास करेंगे बड़ी पार्टियों से भी, ताकि कोई ब्राह्मण का नेता यह न कहे कि आपने बड़ी पार्टियों से संबंध स्थापित नहीं किया और आप बेवजह ब्राह्मणों को किसी भट्टी में झोंक रहे हैं। तो हम लोग पहले एक राउंड सबसे बात करेंगे। अगर हमारे ब्राह्मण उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों ने तवज्जो दिया, टिकट दिया, तो हम उनके साथ चलेंगे और अगर नहीं दिया तो हम लोग चाणक्य विकास मोर्चा का उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेगा। और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं लड़ेगा, 243 विधानसभा क्षेत्र पर ब्राह्मण भी लड़ेगा, क्षत्रिय भी लड़ेगा, वैश्य भी लड़ेगा, शूद्र भी लड़ेगा और अल्पसंख्यक भी लड़ेगा। चाणक्य विकास मोर्चा सबके साथ मिलकर लड़ेगा। बात भले ही वो ब्राह्मणों के हक और हकूक की कर रहा है, बाकी लोगों को छोड़ेगा नहीं, लेकिन चूंकि ब्राह्मण बिल्कुल निचले पायदान पे आकर खड़ा हो चुका है, इसलिए उनको एक पायदान पर खड़ा करने की कोशिश है और यह कोशिश हम करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ब्रजेश मिश्रा ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण की बात करता है, तो आप मुझसे मित्रता दूर कर सकते हैं, मुझसे मित्र सूची से बाहर हो सकते हैं, आप मुझसे दूरी बना सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ मित्रता रखने के लिए अपने जाति के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अपने जात के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। इस बात को आपको बार बार संकल्पित होकर कर रहा हूं। मैं जात का ब्राह्मण था, जात का ब्राह्मण हूं और जात का ब्राह्मण रहूंगा, भले मेरे साथ मेरे जुड़े हुए अन्य जाति के लोग, धर्म के लोग मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो और भोला भैया को अगर MLC बनाने के मन में आपके अंदर भी वही इच्छा जागृत हो गई हो, तो निश्चित तौर पर एक बटन आज से सोशल मीडिया पर भोला भैया के नाम पर, यानी कि भोला मिश्रा, जिनका नाम डॉक्टर राधा कृष्ण मिश्रा और भोला मिश्रा है, उनके लिए जरूर लगाइए। मेरी बातों को सुना आप लोगों ने, यही बात करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय चाणक्य, जय परशुराम।